नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सीजी पीएससी में। आज हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के बारे में। जानेंगे कि यह अधिनियम क्या है, कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए हैं तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में इस एक्ट से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। आपको पता ही है कि भारत में भ्रष्टाचार संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में पूरी तरह जड़ जमा चुका है, जिसको नियंत्रित करने के लिए अब तक बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, मगर वह उतने प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाए हैं। तो इस दिशा में यह अधिनियम लाया जाता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। तो देखते हैं कि यह जो अधिनियम है इसमें कुल 5 अध्याय और 31 धाराएं हैं। इन पांचों अध्याय और 31 धाराओं में कौन कौन से मुख्य प्रावधान हैं उसको आज हम जानेंगे। तो देखिए, हम इस अधिनियम में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो अध्याय 1 प्रारंभिक रहता है, आपको पता है। अध्याय 2 में विशेष न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। अध्याय 3 में अपराध और उसके लिए कौन कौन से दंड हैं उसका प्रावधान है। अध्याय 4 मामलों के अन्वेषण और अध्याय 5 की अपराध के अभियोजन के लिए मंजूरी लेना तथा अन्य के बारे में डिस्कस करता है। तो ये जो 5 अध्याय है इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे और यह भी जानेंगे जो हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जो संशोधन हुआ है 2018 में, उसको भी आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है प्रारंभिक। प्रारंभिक अध्याय फर्स्ट में कहा गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम और विस्तार दिया रहता है। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों पर भी लागू है। ध्यान रखिए, यह जो अधिनियम है भारत पर लागू तो है ही, भारत के अलावा भारत के बाहर जो भारतीय नागरिक हैं उन पर भी यह अधिनियम लागू होता है। जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है वहाँ भी यह अधिनियम लागू है। धारा 2, अध्याय 1 का धारा 2, इसमें विविध परिभाषाएं दी गई हैं जो अधिनियम में काम आता है। तो इन परिभाषाओं में आपको कौन सी परिभाषा याद रखना है, तो इसमें यहाँ आपका लोक सेवक का जो परिभाषा दिया गया है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम किसे लोक सेवक मानेंगे। तो देखिए कि लोक सेवक की परिभाषा इसमें क्या दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्तव्य के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, वह लोक सेवक कहलाएगा। क्लियर है। सेकंड है कि कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है वह भी लोक सेवक है। कोई व्यक्ति जो केंद्र या प्रांत या राज्य या उसके अधीन जो स्थापित निगम हैं या कंपनी अधिनियम 1956 के तहत यदि किसी कंपनी की सेवा या उसके वेतन पर है तो वह भी लोक सेवक कहलाएगा। ठीक। कोई न्यायाधीश है जिसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो किन्हीं न्याय निर्णय कृत्यों का, ठीक, विधि द्वारा सशक्त किया गया व्यक्ति हो तो वह भी आपका लोक सेवक कहलाएगा। क्लियर है। तो ये बहुत सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये सारे जो है लोक सेवक कहलाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत है वह भी लोक सेवक कहलाएगा। जो कृषि उद्योग व्यापार या बैंक कार्य में लगी हुई किसी सोसाइटी के जो अध्यक्ष हो सकते हैं, सचिव हो सकते हैं या अन्य पदाधिकारी हैं वह भी लोक सेवक कहलाएंगे। जो कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति हो, ठीक है, या आचार्य हो, उपाचार्य हो, प्राध्यापक हो या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी हो, ठीक है,
जो लोक निकाय द्वारा परीक्षाओं के आयोजन या संचालन से संबंधित हो वह व्यक्ति, ये सारे व्यक्ति जो है लोक सेवक कहलाएंगे। जो व्यक्ति किसी रीति से स्थापित शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्था का जो किसी केंद्र या राज्य, किसी स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकरण से यदि वित्तीय सहायता प्राप्त करती है या कर चुका है, वह पदाधिकारी भी लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। तो आप यहाँ से एक संक्षेप में परिभाषा ले सकते हैं कि लोक सेवक क्या है। तो लोक सेवक मतलब वह व्यक्ति जो किसी सेवा के लिए केंद्र या राज्य के अधीन जो प्राधिकरण है उसके द्वारा वेतन प्राप्त करता है, पारिश्रमिक प्राप्त करता है या विधि द्वारा अनुदेश है, या ठीक है, तो इस प्रकार के व्यक्ति लोक सेवक कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है अध्याय 2। अध्याय 2 जो है विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान करता है। विशेष न्यायाधीश देखिए, अध्याय 2 में धारा 3 से धारा 6 तक विशेष न्यायाधीश की प्रावधान किया गया है। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करती है। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो पता ही होगा कि इस अपराध के अधीन कोई दंड देने के लिए या अपराध को, षड्यंत्र को रोकने के लिए या उसके दुष्प्रेरक को नियंत्रित करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, अब इसकी अर्हता क्या होगी विशेष न्यायाधीश की? तो विशेष न्यायाधीश की अर्हता क्या होगी? जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश है या रहा हो, वह व्यक्ति विशेष न्यायाधीश में न्यायाधीश बन सकता है। ठीक, विचारणीय मामले कौन कौन से होंगे? तो इस अधिनियम के अधीन जो भी अपराध हैं, यदि उस प्रकार का अपराध कोई व्यक्ति करता है तो उसके मामले यहाँ विचारणीय होंगे। ठीक, अध्याय 2 की धारा 5 में कहा गया है कि विशेष न्यायाधीश की शक्तियाँ एवं प्रक्रिया का प्रावधान है। तो कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी? तो विशेष न्यायाधीश अभियुक्त के विचारार्थ सुपुर्द किए गए बिना भी अपराधों का संज्ञान ले सकता है। किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को यदि अपराध किया है, उसकी सुनवाई के बाद जो है यदि वह निर्दोष पाया जा सकता है तो उसे क्षमा करने की शक्ति है, दंड देने की शक्ति है। जिला न्यायाधीश द्वारा प्राप्त सभी सिविल शक्तियां भी विशेष न्यायाधीश को यहाँ प्राप्त हैं। तो अध्याय 2 में नियुक्ति, विचारणीय मामले और शक्तियों का प्रावधान किया गया है जिससे यह अधिनियम सशक्त हो सके। अब अध्याय 3 के बारे में चलते हैं। अध्याय 3 में जैसे आपको बताया था कि अपराध और उसके लिए जो दंड है उसका प्रावधान किया गया है। तो हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन से अपराध हैं और उसके लिए क्या क्या दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे यदि कोई लोक सेवक अपने पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण लेता है तो उसे कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल तक का कारावास हो सकता है। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। यदि कोई लोक सेवक पर भ्रष्टाचार या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए पारितोषण लेता है तो कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। यदि लोक सेवक पर व्यक्तिगत असर डालने के लिए पारितोषण लिया जाता है तो कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। और यदि धारा 8 और धारा 9 में परिभाषित अपराध है उसका दुष्प्रेरण करता है किसी भी प्रकार का, तो कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष तक का जुर्माना हो सकता है। और यदि लोक सेवक जो ऐसे लोक द्वारा की गई कार्यवाही या कारोबार से संबद्ध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना मूल्यवान चीज प्राप्त करता है तो कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही धारा 12 में यह प्रावधान किया गया है कि धारा 7 या धारा 11 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण
करता है तो कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं धारा 13 कहता है लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार। यदि कोई लोक सेवक आपराधिक औचार करता है तो कम से कम 4 साल और अधिकतम 10 साल तक का जुर्माना हो सकता है। अब यह क्वेश्चन आता है कि आपराधिक औचार है क्या? यह एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। लोक सेवकों के लिए आपराधिक औचार है क्या, यह एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो धारा 13 में आपराधिक औचार किसे कहा जाएगा उसको बताने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो देखिए क्या क्या पॉइंट है। यदि कोई व्यक्ति अपने लिए या अपने किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी पारितोषण या इनाम को प्राप्त करता है या प्राप्त करने के लिए सहमत होता है या प्रयत्न करता है तो वह आपराधिक औचार के अंतर्गत माना जाएगा। क्लियर है? यानी कोई व्यक्ति को यदि वैध पारिश्रमिक मिलता है और उस वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई इनाम या पारितोषण प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तो वह आपराधिक औचार के अंतर्गत आएगा। दूसरा, यदि कोई लोक सेवक अपने लिए या अपने किसी अन्य व्यक्ति के लिए मूल्यवान वस्तु को प्रतिफल के बिना प्राप्त करेगा या प्राप्त करने के लिए सहमत होगा या प्रयत्न करेगा तो भी वह आपराधिक औचार के अंतर्गत आएगा। तीसरा पॉइंट है कि लोक सेवक स्वयं को सौंपी गई या स्वयं के नियंत्रण में कोई वस्तु या संपत्ति हो, सार्वजनिक वस्तु या संपत्ति हो, उसका उपयोग अपने लिए करेगा या अपने किसी परिचित के लिए बेईमानी या कपटपूर्ण तरीके से करता है तो वह भी आपराधिक औचार के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत कुछ और पॉइंट है, देखिए कि भ्रष्ट या अवैध साधनों से कोई मूल्यवान वस्तु या धन संबंधी लाभ प्राप्त करता है, अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके कोई मूल्यवान वस्तु या धन संबंधी लाभ प्राप्त करता है या पद पर रहते हुए लोक रुचि के बिना किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी धन संबंधी लाभ प्राप्त करता है तो वह आपराधिक औचार के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? और यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा धन संबंधी साधन या ऐसी संपत्ति है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं, अर्थात आय से अधिक संपत्ति आपके पास है तो वह भी आपका आपराधिक औचार के अंतर्गत आएगा और इसके लिए आपको 4 साल से 10 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। क्लियर है? तो ये है धारा 13 में लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार। और धारा 14 में कहा गया है कि यदि आप धारा 8 और धारा 9 और धारा 12 के अधीन कोई अपराध करता है तो 5 साल से 10 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। और धारा 15 में प्रत्यय का यदि प्रयास किया जाता है, प्रयत्न का प्रयास किया जाता है अपराध करने का, ठीक है, यदि भ्रष्टाचार से संबंधित कोई प्रयत्न कर रहे हो, ठीक है, अपराध कर रहे हो, अपराध करने का प्रयत्न कर रहे हो तो 2 से 5 साल तक का जुर्माना 2 से 5 साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। ठीक, तो ये हैं आपके कुछ अपराध और उनके लिए दंड का प्रावधान जो इस अधिनियम में दिया गया है। यह अध्याय 3 है। आपको बताया अध्याय अब चलिए देखते हैं अध्याय 4 में क्या दिया है। अध्याय 4 कहता है कि अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। तो धारा 17 और 18 जो है इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है कि निम्नलिखित की पंक्ति के नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी मामले का अन्वेषण जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना नहीं करेगा गिरफ्तारी। ठीक है, निम्नलिखित पंक्ति में से नीचे का कोई भी अधिकारी जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं करेगा। तो कौन कौन से देखिए कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस निरीक्षक, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद के महानगरीय क्षेत्र में और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अधिसूचित किसी अन्य क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त तथा अन्यत्र क्षेत्र में उप पुलिस अधीक्षक या समतुल्य रैंक या पुलिस अधिकारी,
ठीक। इसके वर्ग के नीचे का कोई भी अधिकारी जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। तो यह है इन्वेस्टिगेशन संबंधित। धारा 18 वही कहता है बैंक कार बहियों के निरीक्षण की संगति है कि कोई भी पुलिस अधिकारी यदि किसी बैंक में भ्रष्टाचार संबंधित मामला आता है तो पुलिस अधिकारी जो है बैंक के जो बही खाता है उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी। साथ ही प्रमाणित प्रतियां भी ले सकता है और जो बैंक के अधिकारी होंगे वह उनके कार्यों में सहायता करने के लिए आबद्ध होगा। ठीक, तो ये है बैंक बहियों के निरीक्षण की शक्ति। अब अध्याय 5 में क्या दिया गया है? अध्याय 5 में 1931 तक विविध प्रावधान हैं, जिसमें 19 में कि कोई भी अभियोजन के लिए मंजूरी के संबंध में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भ्रष्टाचार संबंधित मामला संघ का है, ठीक है, तो आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। राज्य संबंधित मामला है तो राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। और कोई अन्य व्यक्ति है जिसको ऊपर का अधिकारी जो है उसके पास पावर है उस व्यक्ति को हटाने का, तो उस सक्षम अधिकारी जो है उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब आपको कार्यवाही करने से पूर्व इनसे जो है परमिशन लेना पड़ेगा। वहीं धारा 27 कहता है कि इस अधिनियम के अधीन जो न्यायाधीश हैं उसके द्वारा कोई दंड दिया गया है तो उस दंड के विरुद्ध अपील जो है आप हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये 5 अध्याय आपको मैंने डिटेल से बताया। क्लियर है? 5 अध्याय कौन कौन से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक था, जिसमें इस अधिनियम का नाम तथा परिभाषाएं दिया गया था। विशेष न्यायाधीश का क्या प्रावधान है वह भी बताया। कौन कौन से दंड हैं यह भी बता दिया। मामले का अन्वेषण कौन करेगा इसके बारे में भी जाना, और यह भी जाना कि अभियोजन के लिए मंजूरी कौन कौन दे सकता है। अब चलिए जानते हैं कि जो हाल ही में संशोधन अधिनियम बना है 2018 में, उसमें क्या क्या संशोधन है। तो इस अधिनियम के द्वारा जो संशोधन हुआ है वह है कि रिश्वत लेने के साथ साथ रिश्वत देने वाले को भी दोषी माना जाएगा। दूसरा है कि जो सच्चा और ईमानदार लोक सेवक है उन पर जो है उनको संरक्षण करने के लिए इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले लोकपाल या लोकायुक्त की अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन यदि रंगे हाथों कोई लोक सेवक पकड़ा जाता है तो उसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला है कि दोषी को जुर्माने के साथ साथ कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, यानी दोषियों का जो कारावास है कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 7 वर्ष कर दिया गया है। पहले यह क्या था? 6 माह और 5 वर्ष था। ठीक है, अब देखिए कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसमें व्यक्तियों से लेकर वाणिज्यिक संस्थाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है। अब देखिए कि भ्रष्टाचार से मिलने वाले लाभ को रोकने के लिए जो कुर्की का अधिकार है जिला न्यायाधीश के बजाय निचली अदालत अर्थात विशेष न्यायाधीश को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वाणिज्यिक संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को सरकारी कर्मचारियों को घूस देने से रोकने के इसमें दिशा निर्देश दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा धन संवर्धन, आपराधिक दुराचार और आय से अधिक संपत्ति को सबूत के रूप में लिया जाएगा। इसके साथ ही पिछले 4 वर्ष में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की औसत सुनवाई की अवधि 8 वर्ष से अधिक है। इस संशोधन में क्या हुआ है कि 2 वर्ष के भीतर त्वरित सुनवाई का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? और साथ ही इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को भी लाया जाएगा। अर्थात इससे पहले क्या था कि भ्रष्टाचार हुआ है उस समय जो अधिकारी रहते हैं उसी के ऊपर कार्रवाई होती है। अब इस अधिनियम के द्वारा संशोधन में यह प्रावधान है कि यदि रिटायर्ड सरकारी अधिकारी भी यदि भ्रष्टाचार के समय है उसमें संबंधित है तो वह भी इस अधिनियम के तहत दायरे में आएगा। तो ये कुछ संशोधन है, इसके बारे में आप जानिए। अब देखिए कि ये जो संशोधन है उसमें अब समस्याएं क्या है। तो सबसे पहली समस्या तो ये है
कि ये जो अधिनियम बना है वह भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि जो मामले हैं उसके निपटान में बहुत देरी लग रहा है। दूसरा है कि पहले जो है सक्षम अधिकारी से परमिशन लेना पड़ता था, अब जो है और लोकपाल और लोकायुक्त से परमिशन लेना पड़ेगा। चूँकि वर्तमान में भी बहुत सारे लोकपाल और लोकायुक्त की पद खाली हैं। अब पद खाली हैं तो यह प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यह भी एक समस्या बनी हुई है, जिसके कारण भ्रष्टाचार से संबंधित मामले जो है लंबित पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके कारण और भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि जन जागरूकता की कमी है, लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोग जो है अपना काम निकलवाने के लिए भ्रष्टाचार आसानी से कर लेते हैं। तो आप जो है अपने बुद्धि से ये पॉइंट को और बढ़ा सकते हैं। आगे की राह क्या हो सकती है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? तो लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति करना चाहिए। जो अवसंरचना है इस अधिनियम को सशक्त बनाने के लिए उसको मजबूती प्रदान करना चाहिए और समय रहते मामले का निपटान कर देना चाहिए। इसके साथ ही इससे संबंधित जो अन्य संस्थाएं या प्रावधान हैं, जैसे आरटीआई, लोकपाल, लोकायुक्त, सीबीआई, सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, व्हिसल ब्लोअर अधिनियम, इन सब को क्या है सशक्त करना चाहिए और इसके साथ ही जन जागरूकता को बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों का अधिक से अधिक इसमें पार्टिसिपेशन हो सके। अब मैं कुछ स्लाइड जो है यहाँ डालूँगा। इस स्लाइड के बारे में मैं पूर्व से ही पढ़ा चुका हूँ, आप उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।